नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिलाषा और आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसके बारे में। तो एक सिंपल सी बात को समझते हैं। अगर स्कूल में एक ही कैंटीन हो तो उसी कैंटीन की चलती है। वो जो भी प्राइस बोलेगा सबको वही देना पड़ेगा। और जब लोग एक ही जगह आएंगे तो भीड़ भी बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम भी। इंडिया की एयरलाइंस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। इंडिगो एक बहुत बड़ी एयरलाइन है और मार्केट में इसका शेयर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादातर लोग इंडिगो से ही ट्रैवल करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई? तो इंडिगो में थोड़ा-सा क्राइसिस आया और उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ गया। टिकट्स महँगी होने लगी, फ्लाइट्स कैंसल होने लगी और डीजीसीए को भी बीच में आकर बोलना पड़ा कि भाई अब ऑपरेशंस थोड़े कम करो। तो उन्होंने 10% कट कर दिया। फिर सवाल उठने लगे कि क्या प्राइवेट सेक्टर वाली ये सिस्टम में इतना रिस्क है? एक कंपनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो पूरा मार्केट उस पर डिपेंड हो जाता है और जब उसमें दिक्कत आएगी तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सी बात है, जब कंपटीशन कम होता है और एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि एयरलाइन सिस्टम को बैलेंस किया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सके। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इंडिगो का हिस्सा सबसे बड़ा है, पूरे पाई चार्ट का आधा से भी ज्यादा। मतलब इंडिया में जितने भी लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं उनमें से 64% लोग इंडिगो को ही चूज करते हैं। एयर इंडिया भी काफी बड़ी एयरलाइन, पर उसका शेयर सिर्फ 27% तक ही पहुंच पाता है। और बाकी एयरलाइंस, स्पाइस जेट, अकासा एयर्स या अदर्स, इनके शेयर तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों जैसे हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब निकलता है कि एयरलाइन मार्केट में इंडिगो एक तरह का जायंट बन चुका है। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है और बाकी कंपनीज का हिस्सा छोटा होते जाता है, तो इस सिचुएशन को हम मोनोपोली जैसा एनवायरनमेंट कह सकते हैं। यानी एक कंपनी का ज्यादा कंट्रोल होना। और जब भी किसी मार्केट में मोनोपोली टाइप ग्रिप होती है तो एक रिस्क हमेशा होता है। अगर उस एक बड़ी कंपनी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट सब पर पड़ता है। इसलिए जब इंडिगो में क्राइसिस आया तो पूरा मार्केट ही हिल गया। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, टिकट्स महंगे होने लगे और पैसेंजर्स टेंशन में आने लगे। देखिए, जब एक बड़ी एयरलाइन में प्रॉब्लम आने लगती है तो उसके इफेक्ट सिर्फ उस कंपनी तक नहीं रुकते, वो पूरे सिस्टम में फैलने लगता है। जैसे उनके टिकट्स महंगे होने लगेंगे। जब मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है तो बड़ी कंपनीज प्राइसेस बढ़ाने लग जाती हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते हैं या कम होते हैं। इसलिए लोगों को सफ़र करना महंगा पड़ने लगता है। सर्विसेज भी खराब होने लग जाती हैं, फ्लाइट्स डिले, लास्ट मिनट कैंसिलेशन और कस्टमर सपोर्ट भी स्लो हो जाता है। ये सब तब होता है जब एयरलाइन पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाए और वो डिमांड को हैंडल ही नहीं कर पाती। और ऐसे में बाकी एयरलाइंस भी बंद होने लगती हैं। जैसे छोटी एयरलाइंस जो वैसे भी स्ट्रगल कर रही होती हैं, वो बड़े प्लेयर्स के प्रेशर में सर्वाइव ही नहीं कर पाती और धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाती हैं। इससे ऑप्शंस और कम हो जाते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं वो तो मजबूर होते हैं, क्योंकि जब ऑप्शंस ही लिमिटेड हो जाएं तो पैसेंजर्स के पास चॉइस ही नहीं बची होती। चाहे टिकट महंगा हो या सर्विस खराब हो, लोगों को वही एयरलाइन लेनी ही पड़ती है और देश का ट्रैवल सिस्टम इससे खतरे में आ जाता है। आखिर में इसका इम्पैक्ट जो होता है वो पूरी तरह से इकोनॉमी पे पड़ता है, जो ट्रैवल इकोनॉमी होती है। रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कनेक्टिविटी कम हो जाती है और देश की मोबिलिटी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ये सिस्टम को लॉन्ग टर्म में वीक बना देती है। डीजीसीए, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने 26 मार्च 2024 को पायलट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स अनाउंस किया। क्योंकि जब पायलट्स थके होते हैं तो फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इसलिए डीजीसीए का मेन फोकस था रेस्ट बढ़ाओ, वर्कलोड कंट्रोल करो और सेफ्टी को बेटर करो। तो बेसिकली इसके तहत सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि 36 आवर्स का पायलट्स को वीकली रेस्ट मिलता है, उसको बढ़ाकर उन्होंने 48 आवर्स कर दिया। क्योंकि डीजीसीए का कहना है कि सेफ फ्लाइंग के लिए फ्रेश पायलट होना ज़रूरी है। इस वजह से अब क्या होगा कि पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट मिलेगा तो वो ज़्यादा अलर्ट होंगे और इससे फ्लाइट्स सेफर होंगी। फिर जो नाइट लैंडिंग्स थी उसकी लिमिट पहले 6 थी, उसको घटाकर 2 कर दिया गया है। रात में काम करना बॉडी के लिए नेचुरली टफ होता है। पहले एक पायलट जो है वो रात में 6 लैंडिंग कर लेता था, जिससे फैटिग बढ़ जाता था। अब डीजीसीए ने इस लिमिट को घटाकर 2 कर दिया है ताकि पायलट ओवरलोड ना हो और नाइट ऑपरेशन सेफर हो सके। इसके साथ ही नाइट ड्यूटी का टाइम विंडो बढ़ाया। मतलब नाइट ड्यूटी का जो ऑफिशियल टाइम पीरियड होता था, डीजीसीए उससे
ब्रॉडन कर रहा है, मतलब रात का काम को ज्यादा सीरियस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिससे एयरलाइंस को पायलट का शेड्यूल बनाने का वक्त और रेस्ट और फैटिग मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। 1 जून 2024 को ये रूल्स इंप्लीमेंट पहले होने वाले थे, मगर एयरलाइंस के रिक्वेस्ट पर इसको बढ़ाकर 1 जुलाई 2024 किया गया। तो इसका फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो गया था 1 जुलाई 2024 को, और इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 2025 को, जिसके तहत बहुत बड़े बड़े चेंजेस इन्फोर्स हुए। मतलब रूल्स जो है वो 2024 में अनाउंस हुए, पर उसका फुल इम्पैक्ट 2025 में पड़ा। इंडिगो का ये जो क्राइसिस है वो एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे बिल्ड होता गया। जो पहले से ही थका था, फटीग रिपोर्ट्स बढ़ रही थी और नेटवर्क पहले ही प्रेशर में था। इसी बीच डीजीसीए के नए क्रू ड्यूटी रूल्स आ गए, रेस्ट टाइम बढ़ा और नाइट ड्यूटी स्ट्रिक्टर हुए, और इसी में जो इंडिगो की ऑलरेडी स्ट्रेस्ड टीम थी वो और टूट गई। रिजल्ट हुआ कि फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, पैसेंजर्स फंसने लगे और एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मचने लगी। डीजीसी और गवर्नमेंट ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि इतनी कैंसिलेशंस आखिर क्यों। फिर ऑडिट हुई, रिपोर्ट आई, असली रीजन भी सामने आया कि नेटवर्क ओवरलोड और क्रू की भारी कमी। पब्लिक आउटरीच बढ़ा, मीडिया भी गर्म हुई और गवर्नमेंट को फाइनली दखल देना पड़ा। एयरलाइन को अपनी कैपेसिटी कम करनी पड़ी ताकि सिस्टम थोड़ा स्टेबल हो सके। तो फाइनली क्या हुआ कि क्राइसिस ये अचानक से नहीं आता, वार्निंग साइंस पहले से ही देने लग जाता है। सिस्टम ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल था, इसलिए इसका असर पूरे देश ने महसूस किया। इंडिया में चल रहा डिप्लोमेटिक विजिट और इंडिगो का एविएशन क्राइसिस, इन दोनों का जीरो कनेक्शन है। डिप्लोमेटिक इवेंट्स अपनी जगह चलते रहते हैं और एयरलाइन का ऑपरेशनल मेस अपनी जगह। इंडिगो क्राइसिस का कारण सिस्टम ओवरलोड, क्रू फटीग और इंटरनल मैनेजमेंट इशू था, ना कि किसी नेता का विजिट या पॉलिटिकल इवेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिगो सरकार से भी बड़ी हो गई है? सीधे शब्दों में जवाब है नहीं, लेकिन उसका असर इतना बड़ा हो गया है कि क्राइसिस आते ही पूरा देश हिल गया। सोचिए, इंडिया की ज्यादातर फ्लाइट्स उसी के पास है, एयरपोर्ट स्लॉट्स उसी के पास हैं, और अगर उसकी ऑपरेशंस डगमगाए तो हजारों नहीं लाखों लोग फंस जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को बीच में उतरना पड़ता है, कभी रूल्स टाइट करने पड़ते हैं, कभी रेलवे तक को सपोर्ट में लाना पड़ता है, जस्ट टू स्टेबलाइज द सिस्टम। तो मैसेज सिंपल है, जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है, और अगर वो लड़खड़ाए तो उसका पूरा असर पूरा देश महसूस करता है। जब इंडिगो का नेटवर्क टूट गया, फ्लाइट्स लगातार कैंसिल होने लगी, एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंस गए, तब पूरे सिस्टम में इतनी गड़बड़ी हुई कि सरकार को फाइनली रेलवे तक को अपने बैकअप में लाना पड़ा, ताकि लोग सेफली अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइवेटाइजेशन से ऐसी स्थिति फिर से आ सकती है? प्राइवेट सेक्टर फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, इनोवेटिव भी होता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। क्राइसिस आए तो प्राइवेट कंपनी जनता को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, प्रॉफिट पहले पब्लिक बाद में, ये उनका स्टैंडर्ड मॉडल है। और मोनोपोली बनते ही प्राइसेस बढ़ती हैं, कर्मचारियों पर दबाव भी बढ़ता है, जिससे बर्नआउट और ओवरवर्क जैसे इश्यूज सामने आते रहते हैं। इस पूरे क्राइसिस ने एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी, रेलवेज ने जिस तरह बैकअप दिया उससे साबित होता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे भरोसेमंद वही सिस्टम होता है जो प्रॉफिट नहीं बल्कि जनता को प्राथमिकता देता है। अगर हम ऑनेस्टली इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को देखें तो इसकी 5 बहुत बड़ी कमजोरियां नजर आती हैं। पहली, कि एक ही एयरलाइन के पास बहुत ज्यादा पावर है, जब मार्केट एक तरफ झुक जाता है तो पूरा सिस्टम ही रिस्की हो जाता है। दूसरा, फ्यूल टैक्सेस बहुत महंगे हैं, तो जिसके कारण एयरलाइंस की जो कॉस्ट है वो हमेशा हाई रहती है, टिकट सस्ता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लॉसेस संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तीसरा, एयरपोर्ट चार्जेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं और इसका सीधा असर पैसेंजर्स और एयरलाइंस दोनों पर पड़ता है। चौथा, क्रू ट्रेनिंग सिस्टम काफी स्लो है, नई फ्लाइट्स तो जल्दी लॉन्च होती हैं लेकिन क्रू ट्रेनिंग जो होती है वो जल्दी नहीं हो पाती है। और पांचवा, जो रेगुलेशंस है वो धीरे लागू होता है, लेकिन जब लागू होता है तो उसका इम्पैक्ट काफी तेज पड़ता है। जो इंडस्ट्री जो है
उस चीज से अचानक उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती। ये पांचों कमजोरियां मिलकर दिखाती है कि एविएशन को सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि स्टेबिलिटी भी चाहिए। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ एक एयरलाइन पर नहीं पड़ा, इसका असर पूरे देश ने महसूस किया। सबसे पहले तो लाखों लोग फंस गए, एयरपोर्ट पर भीड़ हो गई, डिलेज हो गए, कैंसिलेशंस, पूरा ट्रैवल सिस्टम ठप हो गया। बिजनेस ट्रैवल भी रुक गया, कई मीटिंग्स, इवेंट्स और डील सीधा इम्पैक्ट हो गई। टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा, होटल्स खाली रह गए, ट्रिप्स कैंसिल हो गए, पूरे इकोनॉमी चेन का ही स्लो डाउन हो गया। इधर फ्लाइट फेयर भी आसमान तक पहुंच गए, जो टिकट पहले नॉर्मल थी वो अब डबल तक चली गई। और सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक ट्रस्ट को हो गया, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि सिस्टम कितना फ्रजाइल है। साथ ही इस घटना ने एयरलाइन की अंदरूनी कमजोरी को भी उजागर कर दिया। क्रू शॉर्टेज, प्लानिंग गैप्स, ऑपरेशनल प्रेशर सब सामने आ गया। ये संकट किसी एक कंपनी का नहीं था, ये पूरे देश का था और इसने पूरे देश को हिला दिया। मोनोपोली सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में इसका असर देखा गया है। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 4 बड़ी एयरलाइंस पूरा 80% मार्केट कंट्रोल करती है। रिजल्ट, हाई फेयर्स, कम ऑप्शंस और पैसेंजर्स के पास प्रैक्टिकली कोई चॉइस नहीं बचती। साउथ कोरिया में गवर्नमेंट को खुद इंटरवीन करना पड़ा। मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े, क्योंकि मार्केट एक तरफ झुकते ही पब्लिक पर सीधा असर आता है। ऑस्ट्रेलिया में कांटास का केस और भी फेमस है, क्योंकि कांटास की डोमिनेंस की वजह से सर्विस कंप्लेंट्स बढ़ी और बैकलैश बढ़ा और गवर्नमेंट को कंपनी की जांच करनी पड़ी। तो इससे यही क्लियर सिग्नल मिलता है कि जब एक प्लेयर ओवर पावर हो जाए तो सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। यूके में सरकार ने कंपटीशन लॉज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया ताकि मार्केट खुला रहे और कोई एक एयरलाइन जरूरत से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। इन सब एग्जाम्पल्स जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से हैं, हमें यही लेसन मिलता है कि अगर एक एयरलाइन बहुत बड़ी हो जाए तो आखिर में पब्लिक ही सफर करती है। और अब सबसे जरूरी सवाल, इंडिगो क्राइसिस का असली समाधान क्या है? क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम समझना काफी नहीं है, सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ भी करना जरूरी है। तो सबसे पहले स्लॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें करना क्या होगा कि पीक आवर्स के स्लॉट को फेयर तरीके से बांटना जरूरी है, ताकि कोई एक एयरलाइन मार्केट में ओवर पावर ना हो। दूसरा चीज जो हम कर सकते हैं, फ्यूल टैक्स रिडक्शन, ATF, यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भारी टैक्स को हम कम करेंगे तो टिकट सस्ती होगी और एयरलाइंस लंबे समय तक टिक पाएगी। हमें क्रू ट्रेनिंग को भी फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। पायलट और क्रू की कमी दूर करने के लिए फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और नई अकेडमीज खोलना बहुत जरूरी है। फिर आता है न्यू एयरलाइंस को सपोर्ट। नई कंपनियों को स्लॉट्स, सब्सिडी और प्रोटेक्शन मिलेगी, तभी जाके कंपटीशन जिंदा रहेगा और मार्केट हेल्दी बना रहेगा। साथ ही फॉरेन एयरलाइंस को लिमिटेड एंट्री, कंट्रोल्ड ओपन स्काई से प्राइसेस कम होती हैं और लोगों को ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। एयरपोर्ट चार्जेस कंट्रोल भी जरूरी है। प्राइवेट एयरपोर्ट्स के बढ़ते चार्जेस को रेगुलेट करना होगा, तभी फेयर स्टेबल होंगे। और एक बड़ा स्टेप है AI बेस्ड शेड्यूलिंग एंड फटीग मॉनिटरिंग। AI से क्रू के रेस्ट, फ्लाइट प्लानिंग और डिलेज को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये फ्यूचर एविएशन की बैकबोन बन सकता है। और अंत में आता है एविएशन स्टार्टअप फंड, जिसमें नए आइडियाज, नए टेक और नई एयरलाइंस को बूस्ट मिलेगा, जिससे पूरा इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये रिफॉर्म्स लागू हुए तो इंडिया का एविएशन फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा संतुलित बन जाएगा। अभी हमने सॉल्यूशंस की बात की कि क्राइसिस को रोका कैसे जा सकता है, लेकिन अब बात करते हैं भविष्य की। भारत एविएशन को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है? यहीं से शुरू होती है नई सोच, नए आइडियाज की दुनिया। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयर ट्रैवल। सोचिए अगर एयर ट्रैवल भी OTT की तरह हो जाए, मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पर कॉस्ट कम होगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और ट्रैवल पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल बन सकता है। शेयर्ड मल्टी एयरलाइन हब्स। अब यहाँ क्या होगा कि एक ही एयरपोर्ट हब को कई एयरलाइंस यूज करेंगी। पार्किंग, बोर्डिंग, ग्राउंड स्टाफ सब ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। इससे कॉस्ट भी घटेगी और डिलेज भी काफी कम होंगे। डिजिटल फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम। AI सेंसर से क्रू की फटीग रियल टाइम डिटेक्ट हो सकेगी, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एक लेवल ऊपर हो जाए।
फिर आता है प्रिडिक्टिव क्रू प्लानिंग एआई। एआई फ्यूचर डिमांड, वेदर और फटीग डेटा देखकर ऑटोमेटिकली क्रू प्लानिंग कर देगी और डिलेज और कैंसिलेशन ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो सकते हैं इससे। और हम ग्रीन फ्यूल्स की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिन्हें हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स भी कह सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल से फ्यूल कॉस्ट भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और इंडिया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एविएशन की ओर बढ़ सकता है। इन नए विचारों से इंडिया का एविएशन ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा फ्यूचर रेडी बन सकता है। और अब अंत में हम बात करते हैं कि आखिर असली समस्या और असली समाधान क्या है। वास्तव में इंडिगो कोई बुरी एयरलाइन नहीं है, वो एफिशिएंट है, प्रॉफिटेबल है और ऑनेस्टली उसने इंडिया के एविएशन को काफ़ी ऊपर भी उठाया है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि उसकी एक गलती का असर पूरे देश पर पड़ जाए। यही सिस्टम फ्रजाइल हो जाता है। प्राइवेट स्पीड बहुत ज़रूरी है, ये ग्रोथ देता है, इनोवेशन लाता है और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है। लेकिन पब्लिक स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब क्राइसिस आता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी आखिरकार सरकार की ही हो जाती है। इसलिए असली समाधान सिर्फ एक है, बैलेंस। एक हेल्दी, सेफ एविएशन इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राइवेट की स्पीड और पब्लिक की स्टेबिलिटी, दोनों साथ में, यानी दोनों का बैलेंस। क्योंकि आखिर में एविएशन सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये देश की नेशनल लाइफलाइन है। इसे सिर्फ प्रॉफिट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहें।